तो हाँ जी साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। किस चीज़ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है एंशिएंट का, ठीक है, प्लस मिडिवल का। दोनों को मिला के केवल 20 क्वेश्चन है, लेकिन ये 20 क्वेश्चन इतने प्रभावी होंगे, आप जब ये सेशन देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे, ठीक है, कि किस कदर इसको डिज़ाइन किया गया है। ये भी उस क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन के बराबर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आप जिस तरीके से इसका डिजाइन किया गया आप देखेंगे ना, कहेंगे वाह क्या बात है। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए हम ये अपने एंशिएंट और मिडिवल का जो ये सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अगर इस पर कम से कम 20 लाइक आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं केवल 20 लाइक, तो हम ऐसे ही करते करते पूरी हिस्ट्री ख़त्म करेंगे और अगला सेशन इसका लाएंगे टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब का लाएंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा प्यार देखिएगा, तब कम से कम 20 लाइक मुझको चाहिए इस पर, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम क्या है, बताइए। जो जैसे कि बौद्ध संगतियाँ थी, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, है ना, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, तो वो कब कब हुई थी और किसने करवाया था, हमको ये बताना है। किसने करवाया ये तो नहीं बताना, लेकिन हम उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने बताया है कि ये 20 क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन के बराबर होंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, ये राजगिरी है। दूसरा ऑप्शन कहता है वैशाली। तीसरा ऑप्शन कहता है कुंडलवन। चौथा कहता है पाटलिपुत्र, है ना। ऑप्शन नंबर ये क्या कहता है कि राजगिरी, वैशाली, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी का सेकंड क्या बोलता है कुंडलवन। तीसरा कहाँ बोलता है वैशाली। चौथा कहाँ बोलता है राजगिरी। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है राजगिरी, कुंडलवन, पाटलिपुत्र, वैशाली। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। देखिए जो सबसे पहला करवाया था वो किसने करवाया था, अजातशत्रु ने। पहले हम ये जान लेते हैं ना, किसने करवाया था, अजातशत्रु ने। दूसरा किसने करवाया था बालक, तो दूसरा करवाया था हमारा कालाशोक ने, कालाशोक ने, ठीक है। तीसरा किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। और चौथा किसने करवाया था, कनिष्क ने करवाया था। किसने, कनिष्क ने, कनिष्क ने। और कब ये करवाया था भाई, इसने करवाया था 483 ईसा पूर्व में, इसने करवाया था 383 ईसा पूर्व में, और अशोक ने करवाया था 251 ईसा पूर्व में, कनिष्क ने करवाया था 72 ईस्वी में। इसके आगे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब BC है, मतलब कि ईसा पूर्व, ठीक है। BC है मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक। और ये जो लास्ट वाला है ये ईस्वी है, ठीक है। अब इन्होंने करवाया क्या था, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि अजातशत्रु ने राजगिरिया में करवाया था, कालाशोक ने करवाया था वैशाली में, पाटलिपुत्र में करवाया था अशोक ने, और कनिष्क ने करवाया था कुंडलवन में। कनिष्क ने करवाया था कुंडलवन में। समझ में आती है ये बात कि सबसे पहला कौन सा था, अजातशत्रु ने करवाया, कहाँ करवाया, राजगिरी में करवाया। दूसरा जो बौद्ध संगति है वो किसने करवाया, कालाशोक ने करवाया, कहाँ करवाया, वैशाली में करवाया। तीसरा अशोक ने करवाया, कहाँ करवाया, पाटलिपुत्र में करवाया। चौथा कनिष्क ने करवाया, इसने कहाँ करवाया, कुंडलवन में करवाया, ठीक है। कहाँ करवाया, कुंडलवन में करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख कौन से हैं। यहाँ दिया गया है ना, 6-7 अभिलेख दिए गए हैं, इसमें से बताया गया है कि कौन सा, हमें बताना है कि कौन सा द्विभाषी है। अगर हम बात करें गुर्जरा और मास्की की, बात करें गुर्जरा और मास्की की, तो ये द्विभाषी नहीं है, ये केवल एक है। कौन है इसमें, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी, इसमें केवल एक ही भाषा है, कौन सी है, ब्राह्मणी। अगर हम बात करें कि शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, कौन सा, शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, ये किस में है भैया, ये खरोष्ठी में है। किस में है डाला, खरोष्ठी में है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वहीं उठाया गया है। ऑप्शन बीच को बनाया गया है उसी को जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा कहाँ है, सॉरी किस लैंग्वेज में है, खरोष्ठी में है। अगर हम बात करें कि तक्षशिला एवं लघुमान, तक्षशिला एवं लघुमान ये किस लैंग्वेज में है, तो ये है बच्चा आरामाइक में है। कौन सा, आरामाइक में, ठीक है, आरामाइक में, ठीक। अब बचा कौन सा, सर एक होना, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है। ये है द्विभाषी, कौन सा, यही है द्विभाषी, यही है द्विभाषी। वो दो भाषा कौन कौन सा है, तो पहला है आरामाइक, आरामाइक में है। दूसरी भाषा कौन है लाला, दूसरी भाषा कौन है, ग्रीक, ग्रीक मतलब यूनानी भाषा, ठीक है।
कौन सी? यूनानी भाषा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया है? ठीक है, किस शासक को कहा गया है? देखिए, लाख बख्श हम किसको कहेंगे? जो लाखों का दान देता था। तो वो कौन था? वो तो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या करता था ये? लाखों का दान देता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? लाला, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है ये बता दूं तो आप बोलोगे कि सर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी ना। आप कहोगे कि सर अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। हम बोलेंगे शाबाश। सिकंदर लोदी ने क्या किया था? सिकंदर लोदी ने क्या किया था? इसने आगरा की स्थापना की। किसकी? आगरा की स्थापना की। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बिठाकर ले जाएंगे। ये क्या है? ये एक कथन है, मतलब कि स्टेटमेंट है। और वो स्टेटमेंट किसका है? एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बिठाकर ले जाएंगे। ठीक, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए कहता है बलबन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है खिज्र खान, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी। बताइए ये किसका है? सबसे पहली बात करते हैं बलबन की। तो बलबन का जो शासन था ये बहुत कड़क शासन था, बहुत कड़क। ठीक, इसने आते ही चालीसा को बंद करवा दिया, क्योंकि इसको पता था अगर चालीसा रहेगा तो मेरे खिलाफ गुटबंदी बनाएगा, क्योंकि इसको शासन कड़क करना था। तो इसने कौन सी? रक्त और लौह की नीति अपनाई। ये खुद गुलाम था और इसने क्या किया कि नियम बना दिया कि अब से कोई गुलाम बादशाह नहीं बन सकता। ठीक है, बात करें सिकंदर लोदी तो हाँ, ये जो ऑप्शन है ये जो स्टेटमेंट है ये सिकंदर लोदी का ही स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट? यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उससे कंधों बैठा कर ले जाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है किसका है? ये किसका है? ये है सिकंदर लोदी का स्टेटमेंट। ठीक है, किसका है? सिकंदर लोदी का। अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो हमने बताया कि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है कि लागू किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन गांधी जी ये कहाँ से है? चलिए एक क्वेश्चन ना मॉडर्न का पड़ गया है गलती से, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग मॉडर्न का अलग से लेकर आएंगे क्योंकि मॉडर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अलग से 20 क्वेश्चन उसका लेकर आएंगे। 20 का 100 लाएंगे, 20-20 करके, तो ऐसे 20 वाली सीरीज ही चलेगी। तो गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। कहने का मतलब है कि ये देखिए आंदोलन का नाम लिखा गया है, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। बच्चा ये जो आंदोलन है ये कौन से है? ये आंदोलन का जो समय काल है कब का है? ये 1515 के बाद के हैं और 1547 के 1915 के बाद के हैं और 1947 के पहले के हैं। इसका मतलब कि ये कौन से हैं? हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये सबसे पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, यानी कि 1917 का। ठीक है, तो पहला का 1917, तीसरा ना, देखो भाई पहला का तीसरा कहीं दिख रहा है? हाँ, दो ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में, दो ऑप्शन में दिख रहे हैं। अब देखो खेड़ा सत्याग्रह, इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, वो कब हुआ था लाला? ये कहाँ चला गया? 1 सेकेंड। खेड़ा सत्याग्रह कितने में हुआ था? 1918 में। 1918 कितने में है? तो चौथा होगा। तो बी का 4 कहीं दिख रहा है? बी का 4 अरे दोनों में है, कोई बात नहीं। अब सी वाला देखते हैं, सविनय अवज्ञा। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो 1930 में हुआ था। तो 1930 किसमें में है? दूसरा है, मतलब कि तीसरा का दूसरा। देखो सी का 2, हाँ सी का 2 इसमें है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी है, वो एकदम करेक्ट आंसर है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। फिर इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था लाला? तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। फिर सविनय अवज्ञा कब हुआ था?
सविनय अवज्ञा कब हुआ था? अवज्ञा कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? क्या छोड़ो? भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में। ठीक है, और इसी की मैचिंग हमें नीचे करना था जो हम लोगों ने किया है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में, सॉरी एक सेकंड, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। मतलब कि मुस्लिम जो शासन है उसका स्थापक किसे माना जाता है? महमूद गजनवी को माना जाता है, या मोहम्मद गौरी को माना जाता है, या इल्तुतमिश को माना जाता है, या जहीरुद्दीन बाबर को माना जाता है। ठीक है, देखो ये जो जहीरुद्दीन बाबर है, ये वही बाबर है हुमायूं का बाप जो था। ठीक है, अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर थे। ये वही है। ये तो 1526 में, क्या नाम है, 1526 में मुगल शासन की स्थापना करता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, इल्तुतमिश की बात करें हम, तो ये 1210-11 में, 1211-12 के आसपास ये राजा बनता है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि इसके पहले कौन आया था? मोहम्मद गौरी एक ऐसा शासक था जिसने भारत पर नियंत्रण के प्रयास बहुत बार किया, मतलब ये बहुत बार आक्रमण किया भारत को अपने पास में करने के लिए। आखिरकार उसने कर ही लिया, 16-17 बार आक्रमण किया भारत के ऊपर। फिर उसके बाद उसने भारत को जीता, तब दिल्ली पर शासन किया उसने। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि मुगलों का मुसलमानों का संस्थापक, मतलब कि जो मुसलमान शासन का संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। क्योंकि जो महमूद गजनवी था, ये तो आया था, इसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा, लेकिन इसने दिल्ली में शासन नहीं किया, ये लूट पाट कर चला भी गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी इनमें से शामिल नहीं थी? ये कहना है। ठीक है, हमको तो पहला क्या बोल रहा है हमारा? अल्पाइन, दूसरा बोल रहा है भूमध्य सागरीय, तीसरा बोल रहा है मंगोलॉयड, चौथा बोल रहा है नेग्रिडो। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सैंधव सभ्यता थी उसमें कौन कौन सी प्रजाति के मनुष्य थे। ठीक है, कौन कौन सी प्रजाति के मनुष्य थे? तो हम पढ़ते हैं कि अल्पाइन में, सैंधव सभ्यता में अल्पाइन भी थे, भूमध्य सागरीय भी थे, मंगोलॉयड भी थे। ठीक है, तो बचे कौन से? निग्रिडो नहीं थे। निग्रिडो प्रजाति कब थी? ये थी पूरा पाषाण काल में। कब थी लाला? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को ना बाबू? चलो आगे चलते हैं। ये क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये बताओ कि निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े के अस्थियों, मतलब कि घोड़े की हड्डियाँ कहाँ मिली है? अस्थियाँ मतलब उसकी हड्डियाँ। ठीक है, कहाँ मिली है? ऑप्शन नंबर क्या कहता है? सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर बी कहता है कोट दिज्जी। ऑप्शन नंबर सी कहता है चौंदड़ो। ऑप्शन नंबर डी कहता है लोथल। क्या कहता है? लोथल। देखो लाला क्या कहता है कि जो लोथल है हमारा, भूमध्य, पिछला क्वेश्चन में चला गया, आई एम रियली सॉरी। क्या है कि लोथल से दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मिली हैं। एक तो है हमारा बड़ा सा बंदरगाह जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबूत है। ठीक है, एक तो बंदरगाह है और दूसरा कौन सा है लोथल में? दूसरा मनका बनाने की फैक्ट्री। क्या? मनका बनाने की फैक्ट्री। ये उसी मनका की बात हो रही है जिससे माला बनाया जाता है, हार बनाया जाता है, आदि आदि आदि, मतलब श्रृंगार का सामान। ठीक है, चलो चौंदड़ों की बात करें। चौंदड़ों में क्या मिला था? चौंदड़ों में मिला था प्रसाधन किट। क्या? प्रसाधन बॉक्स। और क्या मिला था यहाँ से? लिपस्टिक। क्या मिला लाला? लिपस्टिक। आगे सरेगा लिपस्टिक। और क्या मिला था? कंघा। क्या? कंघा, जिससे बाल झाड़ते हैं। ठीक है, कोट दिज्जी की बात करें तो कोट दिज्जी से क्या मिला है? वडाग्र। क्या मिला है? वडाग्र। ठीक है, वडाग्र। और जो ये बोल रहा है कि जो घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं सुरकोटड़ा से, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या है? घोड़े की अस्थियां। क्या मिली हैं लाला? घोड़े की
अस्थियाँ। समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है तो आगे बढ़ने से पहले, अभी तो 8 ही क्वेश्चन में, आगे बढ़ने से पहले चुपचाप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्यार से इस वीडियो को लाइक कर दो, इस क्लास को ना, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम भी और मोटिवेट होकर और अच्छे से तैयार करके क्वेश्चन आपके सामने लाएं और हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, क्योंकि बुद्ध के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना। बुद्ध जी हुए, गांधी जी हुए, जैन धर्म हुआ ना। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, एंशिएंट में बुद्ध और महावीर जी और अशोक सम्राट, और मिडिवल में अकबर हुआ और शिवाजी महाराज, मॉडर्न में गांधी जी और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। इन लोगों तो लोग बड़े मन से पढ़ते हैं इन लोगों को ना। चलिए मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी तक आंसर दे चुके होंगे, तो हम आंसर देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कि ये कैसे तो सही मिला हुआ है, सॉरी, इधर देखिए, जो बुद्ध जी का जन्म है उसका प्रतीक कमल को दिखाया जाता है, ये तो एकदम सही है। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो घोड़े के रथ से किया था, तो घोड़ा दिखाया जाता है, सही है। इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब ये भी सही है। ठीक है, बोधि वृक्ष जो है पीपल का, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई तो वहाँ पे क्या बना, स्तूप बना, यानी कि ये भी सही है। तो जो एकदम सीरियल्स है वो सही है, मतलब कि पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का डी। तो पहला का ए, दूसरा का तीसरा गलत, पहला का दूसरा ये भी गलत, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा। इट मीन्स कि हमारा सी वाला ऑप्शन, कौन सा लाला, सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। सी वाला ऑप्शन हमारा, सॉरी, एकदम सही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में, अच्छा ये कथन है, स्टेटमेंट, यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या है कि जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट चालू हो गया। कौन सा, कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। पहला कि जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर ध्यान दिया गया है। देखो ये बात एकदम सत्य है कि जो जैन धर्म है, तप का मतलब होता है कष्ट, उसमें अपने शरीर को कष्ट देकर और अहिंसा का पालन करते हुए अपने शरीर के लिए, मतलब अपने शरीर को छोड़ देना, मतलब प्राण को त्याग दिया जाता है। ठीक, और रही बात अहिंसा के, तो ये लोग हत्या के एकदम खिलाफ होते हैं, एकदम खिलाफ होते हैं हत्या के, है ना। और दूसरी बात कि कृषि, ये लोग कृषि नहीं करते हैं, कृषि और युद्ध, कृषि और युद्ध, इन लोगों के लिए कृषि और युद्ध, इन दोनों के लिए मनाही है। जो जैन धर्म में कृषि और युद्ध के लिए मनाही है, ये लोग ये नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है, तो ये भी एकदम सत्य है। इसका मतलब कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो देखो लाला, कि इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, वो एकदम करेक्ट है, वो एकदम क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो अगर हम देखें कि श्रीगुप्त कौन है, श्रीगुप्त कौन है लाला, ये है गुप्त वंश का स्थापक, गुप्त वंश का स्थापक, यानी कि इसी ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, ये स्थापक है गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो ये वही हैं जिन्होंने महाराजा धीराज की, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। मतलब इस क्वेश्चन के आंसर हमारा बी है। क्या है, बी है। और तीसरे की बात करें तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है हमारा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन।
भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है। मतलब कि यहाँ पे बात कर रहा है कि वो प्रमाण जो सबसे पहले सती प्रथा को एक तरीके से दिखाता है कि हाँ सबसे पहले सती प्रथा यहाँ पे दिख रही थी, ठीक है। तो वो कौन सा सबूत है यहाँ पे, मतलब कि कौन सा अभिलेख है, तो वो है एरड़ का अभिलेख, ठीक है। 510 ईसा पूर्व का, 510 ईसा पूर्व का, इसी में दिखाया गया है सती प्रथा को, सती प्रथा को सबसे पहले एरड़ अभिलेख में दिखाया गया है, ठीक है। कहाँ पे दिखाया गया है लाला? एरड़ अभिलेख में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना। देखो जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है 1210 ईस्वी में, तो उसके बाद कौन बनता है? आराम शाह बनता है, आराम शाह बनता है। लेकिन ये केवल 8 महीने राज्य करता है, ठीक है। कितने? 8 महीने। इसके बाद इल्तुतमिश क्या करता है, इनको गद्दी से धक्का मार के खुद बैठ जाता है गद्दी पे। इल्तुतमिश खुद बैठ जाता है गद्दी पे, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और बलबन के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, जो मैंने बताया आपको, बलबन के लिए क्या था कि ये रक्त और लौह की नीति का पालन करता था और करवाता भी था। ये बात मैं दूसरी बार बता रहा हूँ इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त और लोहे की नीति, ठीक है, रक्त और लोहे की नीति का पालन करता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान ए खालसा के पास था। दीवान ए खालसा के पास था। ये जो लास्ट वाला कीवर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उस भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था जो दीवान ए खालसा के पास होता था। अब हमको ये ढूंढना है कि इसमें से खालसा भूमि है कौन। तो बच्चा खालसा भूमि वो होती थी जो सरकार की होती थी, कहने का मतलब जो राजा की होती थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। लो भाई पहला ऑप्शन ही सही निकल गया हमारा, तो पहला ही ऑप्शन सही निकल गया। तो क्या है? राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। ये क्या है? हमारा राइट आंसर है। एक बार हम ऑप्शन सारा पढ़ेंगे, क्या पता इससे कुछ सटीक आंसर मिल जाए। दूसरा ऑप्शन क्या बोलते हैं? सतत जोत में आने वाली भूमि, नाबाबाना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कृषि योग्य किंतु परती छोड़ी गई भूमि, नाना। इनाम के रूप में दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, नहीं। जो इनाम के रूप में राजस्व युक्त भूमि दी जाती थी ना, वो अक्सर बंजर भूमि दी जाती थी जिसपे खेती ना हो सके, क्योंकि जिसपे खेती होगी राजा वो किसानों को देगा ना, क्योंकि किसानों से क्या मिलेगा? टैक्स, पैसा मिलेगा ना। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? एकदम सही जवाब है। इसको क्या बोलते थे लाला? इसको बोलते थे खालसा भूमि। क्या बोलते थे? खालसा भूमि, ठीक है। चलिए ये रही अगली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। देखो अगर हम अकबर की बात करें तो फतेहपुर सिकरी में था क्या उसका कि वहीं पर बनवाया? सिकरी यानी फतेहपुर सिकरी। तो ये अकबर की क्या थी? राजधानी थी। क्या थी लाला? राजधानी। इसने ये बनवाया कब था बुलंद दरवाजा? ये इसने बनवाया 1602 में। तो हम बात करें तो ऑप्शन क्या है? बंगाल, कश्मीर, गुजरात और मालवा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है लाला? गुजरात।
क्या है, गुजरात। और इसने ये गुजरात को कब जीता था, इसने जीता था 1572 में। अब सोचो, इसने 1572 में गुजरात को जीत लिया, 1601 में इसने स्लिप हो गया, कोई बात नहीं, इसने 1572 में गुजरात को जीता, लेकिन बनवाया 1602 में बनवाया जाके, कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में। क्या बनवाया, बुलंद दरवाजा। क्या बनवाया लाला, बुलंद दरवाजा। ठीक है। और आखिर उसमें इतना खास क्या था, उसमें इतना खास ये चीज़ थी, उसने मात्र, जो अकबर था, कुछ चुनिंदा राजपूतों को लेकर हजारों की संख्या में सैनिकों को हरा दिया, समझे। सामने हजारों की टीम में थे वो लोग, लेकिन अकबर के पास सिर्फ कुछ लोग, गिने चुने लोग, 20, 30, 50 लोग केवल वो थे, क्या नाम है, राजपूत। इन्होंने सबको मार गिराया। तो इसी के याद में अकबर ने क्या करवाया था, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। इन्हीं की याद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था। देखो बच्चा, सर ए नौबत में एक पद था, एक क्या था, पद था। अब ये पद कौन सा था, ऑप्शन ए पत्र व्यवहार हेतु क्लर्क, ना लाला, ऐसा तो कोई पद में दिखता ही नहीं है। ग्राम मुखिया, ना। राजस्व अभिलेखों का अनुरक्षक, ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, पैदल सेना अधिकारी। जो पैदल सेना का सेनापति होता था ना, वही होता था सर ए नौबत। क्या होता था, सर ए नौबत। ठीक है, चलो बाबू, चलो आगे बढ़ने से एक बार पहले फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमें अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम सामने से बोल रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी सपोर्ट करो हमें। अभी प्रेजेंट में हमारे 450 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, 450 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी 1K करवाओ। कितना, 1K, ताकि हम क्वेश्चन छोड़ के प्रॉपर कोई सिलेबस स्टार्ट कर सकें यार। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कोई भी सिलेबस, हिस्ट्री स्टार्ट कर सकें आप लोगों को पढ़ाने के लिए, है ना। हिस्ट्री तो इतने मज़े से पढ़ाएंगे ना, कहानी सुना के आप लोगों को क्या याद हो रही है सर हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी पहले हमारा 1K पूरा करवाओ, प्यार दो हमें, अभी आपकी प्यार की ज़रूरत है ना। एक कमेंट, एक लाइक और एक प्यारा सा शेयर कर देना इस वीडियो को, है ना। अगर हो सके तो अपना छोटा भाई समझ के इस वीडियो की लिंक को अपना व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा देना, जिससे आपके करीबी दोस्त देख सकें। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, मतलब दूसरा क्या कहता है कि नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नो पाली भाषा का ग्रंथ है। देखो, ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं, अपनी जगह पे एकदम सत्य हैं। रही बात जातक ग्रंथ की, तो एक और चीज़ याद कर लो कि जो जातक ग्रंथ था, ये गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है, दोनों में लिखा गया था। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था, और ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों एकदम सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई। अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है, मतलब कि कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थान है जहाँ पे अग्नि वेदिका हमको मिली, जिससे हमने निष्कर्ष लगाया कि वहाँ पे अग्नि पूजा होती थी, ठीक है। तो अग्नि वेदिका में कहाँ से मिली है, बता दो, जल्दी बता दो। देखो, बात करें चौहनदड़ों की, तो यहाँ से हमने आपको बताया क्या मिला, प्रसाधन बॉक्स मिला। पहले दूसरे क्वेश्चन में बात हुई है, इस पर हम लोगों का बोलो मत, प्रसाधन बॉक्स मिला। इसमें और क्या मिला था हमको, लिपस्टिक मिला था। क्या मिला था लाला, लिपस्टिक मिला था। और क्या मिला था, कंघा मिला था। कहाँ से, चौहनदड़ों से। आलमगीरपुर क्या है, आलमगीरपुर क्या है लाला, तो ये क्या है हमारा सैंधव प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है। सैंधव क्षेत्र का सबसे पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी भाग है, यानी क्षेत्र है।
प्रदेश नहीं रहेगा, क्षेत्र रहेगा। ठीक है, सेंधो क्षेत्र का सबसे पूर्वी भाग है। सुरकोटला से क्या मिलता है हमें? यहाँ से हमको मिला घोड़े की अस्थियाँ। पीछे ये क्वेश्चन था, घोड़े की अस्थियाँ। ठीक है, और कालीबंगा से क्या मिला हमें? अग्निवेदिका। क्या मिली है लाला? अग्निवेदिका। और क्या मिला है लाला? और क्या मिला है? तो जोता हुआ खेत, जोता हुआ खेत। ठीक है, समझ में आ रही है? हो सके तो इन सब चीज़ों का शॉर्ट नोट्स बना लो, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा, ओहो, किसमें से लिखा है? हम किस में पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग पुस्तकों के नाम हैं, हमें ये बताना है कि किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है मगध का राज सिंहासन, कहने का मतलब है घनानंद के हराने की व्याख्या है। ठीक है, मगध का शासक कौन था? घनानंद था, जिनको चंद्रगुप्त ने हराया था। तो वो कौन था लाला? वो था मुद्रा राक्षस। कहाँ गया ये मुद्रा राक्षस? को किसने लिखा है? इसके रचयिता कौन थे? कृतकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे विशाखादत्त। सॉरी, विशाखादत्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा? देखो बाबूलाल, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा। तो वल्लभ भाई पटेल ने कोई स्पेशल स्टेटमेंट नहीं दिया इनके बारे में। बात है इनको राष्ट्र नायक, तो उन्होंने कहा था इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्तों का देशभक्त। देशभक्तों का देशभक्त। और जवाहरलाल नेहरू का, सॉरी ये स्टेटमेंट मुझसे मिस हो गया। ठीक है, मैं अगली क्लास में बता दूंगा। और आप चाहते हो कि ये टॉप 20 की सीरीज ऐसे ही जारी रहे, क्योंकि ये टॉप 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। टॉप 20 की सीरीज ये जारी रहे। अगला हम जियोग्राफी के लेकर आए कि हिस्ट्री के लेकर आए कि पॉलिटी के लेकर आए या इकोनॉमी के लेकर आए, आप कमेंट कर देना। ठीक है, या फिर टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आ जाए मैथ के या रीजनिंग के, है ना। अब जो बोलोगे हम वो लेकर चले आएंगे, लेकिन अभी मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार से एक कमेंट ठोक दीजिएगा, उसके बाद इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।